दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक पिता की है जिसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी ही बेटी ने जाल बनाया। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। चले कहानी शुरू करते हैं। अपराध की भूमिका उसी दिन बनने लगी थी जिस दिन से राकेश रोहेला ने पत्नी और बेटी पर लगाम कसनी शुरू की थी। वह नहीं जानता था कि पत्नी और बेटी ही उसका कत्ल करा देंगी। अब वैशाली और समीर की लव स्टोरी। अप्रैल के महीने में यूं तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन 2018 का अप्रैल महीना इस बार शुरू से ही कुछ ज्यादा गर्म आने लगा था। इसीलिए जल्दी बंद होने वाले बाजार भी देर तक खुलने लगे थे। दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर दूर बसे उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक मोहल्ला है दयानंद नगर, जो शहर के सबसे बड़े नाले के किनारे तंग गलियों वाला मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में राकेश रोहेला अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी कृष्णा के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा था। राकेश दिल्ली के शाहदरा के भोलानाथ नगर स्थित बाबूराम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन की नौकरी करते थे। वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकलकर करीब 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन तक पैदल जाते थे। वहां से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार होकर वे शाहदरा रेलवे स्टेशन पर उतरते और अपने इंस्टीट्यूट पहुंचते थे। शाम को भी वे इसी तरह ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचते थे। ये उनका लगभग रोज का रूटीन था। 7 अप्रैल 2018 की रात भी राकेश रोहेला रोजमर्रा की तरह करीब 9:30 बजे दिल्ली से अपनी ड्यूटी खत्म करके ट्रेन से शामली पहुंचे और वहां से नाला पट्टी रोड से पैदल घर की तरफ जा रहे थे। रात करीब 9:45 बजे वे अपने घर की गली के मोड़ के करीब पहुंचे ही थे कि उनके पास अचानक 2 युवक तेजी से आए। उनमें से एक ने उनके पास जाकर गोली चला दी। फायर की आवाज सुनकर आसपास खुली इक्का दुक्का दुकानों पर खड़े लोगों ने जब तक पलट कर देखा तब तक राकेश लहराकर जमीन पर गिर चुके थे और उन्हें गोली मारने वाले दोनों युवक तेजी से विपरीत दिशा की तरफ भाग रहे थे। लोगों ने देखते ही पहचान लिया है कि गोली लगने के बाद जमीन पर खून से लथपथ पड़ा व्यक्ति राकेश रोहेला है। गली के नुक्कड़ पर ही किराने की दुकान चलाने वाला शैलेंद्र कुछ लोगों की मदद से जख्मी राकेश को एक टेम्पो में लादकर जिला अस्पताल ले गया। कुछ लोगों ने तब तक राकेश के घर जाकर इस बात की सूचना दे दी कि किसी ने राकेश पर गोली चलाई है। मौत पर पत्नी और बेटी का नाटक। इसके बाद उनके घर में कोहराम मच गया। राकेश की पत्नी कृष्णा और बेटा तत्काल आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गए। कृष्णा ने 3 नंबर गली में रहने वाले अपने देवर मुकेश को फोन करके सारी बात बताई और जल्दी से सरकारी अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। सरकारी अस्पताल पहुंचने के बाद घर वालों को डॉक्टरों ने बताया कि राकेश की रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। पति की मौत की खबर सुनते ही कृष्णा का विलाप शुरू हो गया। मुकेश कुछ लोगों को साथ लेकर शामली कोतवाली पहुंचा। उस वक्त तक रात के करीब 11 बज चुके थे। थाने में मौजूद एसआई रफी परवेज को उसने भाई की हत्या की जानकारी दी। उस वक्त थाना प्रभारी अवनीश गौतम क्षेत्र की गश्त पर निकले हुए थे। जैसे ही थाना प्रभारी को इस घटना की खबर मिली तो उन्होंने एसआई को शिकायत की तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराने और पुलिस दल के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए। राकेश का शव अस्पताल में ही रखा हुआ था। एसआई रफी परवेज ने मुकेश से ली गई तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद वह एसआई सत्य नारायण दहिया, महिला एसआई नीमा गौतम, कांस्टेबल प्रताप व अन्य स्टाफ को साथ लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गए। तब तक थाना प्रभारी अवनीश गौतम भी वहां पहुंच गए। घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई थी, इसलिए सूचना मिलने के बाद सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस के सभी अधिकारियों ने मृतक के परिवार वालों के अलावा राकेश को अस्पताल लाने वाले शैलेंद्र से राकेश पर हमला करने वालों और घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की, लेकिन न तो किसी ने ये बताया कि वे हमलावरों को पहचानते हैं, न ही परिजनों ने किसी पर हत्या का शक जताया। हाँ, इतना जरूर पता चला कि मृतक अपने ऑफिस के लोगों और जान पहचान वालों के साथ मिलकर महीने की कमेटी डालने का काम करता था। अक्सर उसके पास कमेटी की रकम होती थी। परिजनों ने आशंका जताई कि कहीं राकेश को किसी ने लूटपाट के उद्देश्य से तो गोली नहीं मार दी।
मगर घटनास्थल पर बतौर चश्मदीद शैलेंद्र व अन्य लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि गोली चलने के तुरंत बाद हमलावर तेजी से भाग गए थे। उन्होंने राकेश से किसी तरह की छीना झपटी होते नहीं देखी। पुलिस को भी चश्मदीदों की बात में सच्चाई दिखी, क्योंकि राकेश की जेब रुपयों से भरा पर्स, अंगुली में सोने की अंगूठी, कलाई में घड़ी और हाथ में लिया बैग एकदम सही सलामत थे। रात बहुत अधिक हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अगले दिन सीओ, सिटी और थाना प्रभारी ने जांच अधिकारी रफी परवेज के साथ बैठकर जब पूरे घटनाक्रम पर विचार करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर बदमाशों को लूटपाट या छीना झपटी करने के लिए राकेश को गोली मारनी होती तो वे किसी सुनसान जगह को चुनते, न कि उसके घर के पास ऐसी जगह को जहां लोगों की काफी आवाजाही थी। पुलिस को बेलने पड़े पापड़। पुलिस को लगा कि या तो हत्या किसी रंजिश के कारण की गई है या फिर किसी ऐसे कारण से जो फिलहाल पुलिस की नजरों से छिपा है। थाना प्रभारी एक बार फिर राकेश रोहेला के घर पहुंचे। उन्होंने राकेश की पत्नी, उनकी दोनों बेटियों, बेटे और भाई मुकेश से पूछताछ की। किसी ने भी राकेश की हत्या के लिए न तो किसी पर शक जाहिर किया और न ही किसी से रंजिश की बात बताई। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पनवार को भी बुलाकर अपराध की इस गुत्थी को सुलझाने के काम पर लगा दिया। राकेश की हत्या के अगले दिन पुलिस का सारा वक्त घर वालों और जान पहचान वालों से पूछताछ में लग गया। दोपहर बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद राकेश का शव घर वालों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राकेश की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी और गोली करीब 1.5 फुट की दूरी से मारी गई थी, जिसका मतलब था कि हत्यारे राकेश की हत्या करना चाहते थे। अगले दिन राकेश की हत्या की जांच का काम तेजी से शुरू हो गया। कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास बस अब एक ही रास्ता था कि वह इलाके में लगे सीसीटीवी की फुटेज का सहारा लेकर पता लगाए कि राकेश को गोली मारने वाले कौन लोग थे। हालांकि इस दौरान क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पनवार ने अपनी टीम के साथ इलाके में सक्रिय लूटपाट गिरोह से जुड़े कई बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर ली थी। सत्यता की जांच के लिए तमाम बदमाशों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन भी देखी गई, मगर इस वारदात में किसी के भी शामिल होने की पुष्टि नहीं हो सकी। सीसीटीवी से खुलना शुरू हुआ। राज्यधर थाना प्रभारी अवनीश गौतम ने स्टेशन से घटनास्थल तक लगे 6 सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पता चला कि उनमें से खराब था। कुल बचे 5 सीसीटीवी कैमरे बाकायदा काम कर रहे थे। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि अगर हत्यारे काफी दूर से राकेश रोहेला का पीछा कर रहे थे तो कहीं न कहीं वे सीसीटीवी फुटेज में जरूर कैद हुए होंगे। थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से इन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखनी शुरू कर दी। इसी बीच 12 अप्रैल को कोतवाली प्रभारी अवनीश गौतम का तबादला हो गया। उनकी जगह जितेंद्र सिंह कालरा आए। जितेंद्र सिंह कालरा को यूपी पुलिस में सुपर कॉप के नाम से जाना जाता है। कार्यभार संभालते ही नए थाना प्रभारी का सामना सबसे पहले राकेश रोहेला के पेचीदा केस से हुआ। उन्होंने इस मामले में अब तक की गई जांच पर नजर डाली। राकेश हत्याकांड के हर पहलू को बारीकी से समझने के बाद कालरा को लगा कि जांच आगे बढ़ने से पहले उन्हें उन सीसीटीवी फुटेज को जरूर देखना चाहिए। कालरा ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पनवार और उनकी टीम के साथ बैठकर फुटेज देखने का काम शुरू किया। 5 घंटे तक फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आखिर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पता चला कि जिस जगह राकेश रोहेला को गोली मारी गई थी उससे 50 कदम की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से राकेश ने कुछ सामान खरीदा था। उसी समय 2 युवक राकेश का पीछा करते हुए दिखे। इनमें से एक के हाथ में तमंचे जैसा हथियार दिखाई दे रहा था। हालांकि उनके चेहरे पूरी तरह तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन आकृति देखकर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने उन लोगों को पहले कभी देखा हो पहचान कर बता सकता था कि वे कौन हैं। सबसे पहले थाना प्रभारी ने उस रात घटनास्थल के चश्मदीदों, इसके बाद मुकेश को थाने बुलाकर उनसे फुटेज देखकर कातिल की पहचान करने को कहा। राकेश रोहेला की पत्नी कृष्णा व दोनों बेटियों तथा कृष्णा के देवर मुकेश ने सीसीटीवी में दिखे उन 2 लोगों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस को 2 ऐसे व्यक्ति मिल गए जिन्होंने जांच को एक नई दिशा दे दी। जिस किराने की दुकान के सामने राकेश को गोली मारी गई थी उस समय उस दुकान के पास शैलेंद्र सिंह और राकेश का बेटा विशाल खड़े थे। उन्होंने सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्धों की पहचान कर ली।
शैलेंद्र ने फुटेज में दिख रहे दोनों युवकों की पहचान कर बताया कि राकेश को गोली मारकर जो युवक भागे थे उनकी आकृति बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहे युवकों जैसी ही थी। संदेह गहराता गया, दायरा छोटा होता गया। शैलेंद्र ने बताया कि इनमें से एक युवक को उसने कई बार उसी गली में आते जाते देखा था जहां राकेश का घर था। कालरा ने गली के नुक्कड़ पर खड़े रहने वाले कुछ दूसरे लोगों से कुरेद कर पूछा तो उन्होंने भी दबी जुबान से बताया कि उन्होंने उस युवक को कई बार दिन में राकेश के घर आते जाते देखा था। इसके बाद थाना प्रभारी कालरा ने मृतक के परिजनों को भी सीसीटीवी फुटेज दिखाई। परिवार के सभी सदस्यों में से सिर्फ राकेश के 20 वर्षीय बेटे विशाल ने बताया कि सीसीटीवी में दिख रहे युवक का नाम समीर है, जो उसकी बहन वैष्णवी उर्फ काव्या का पूर्व सहपाठी है और अक्सर काव्या से मिलने के लिए भी आता था। यह बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि जब सीसीटीवी में दिख रहे युवक को राकेश की पत्नी व बेटियां जानती पहचानती थीं, तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया। थाना प्रभारी कालरा को साफ लगने लगा कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि जब उन्होंने कृष्णा और उसकी दोनों बेटियों से पूछताछ की तब वो रोने बिलखने के साथ पूछताछ के मकसद को भटका देती थीं। कालरा ने मृतक की पत्नी कृष्णा और उसके बच्चों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि कृष्णा की छोटी बेटी काव्या और समीर के बीच घटना के 2 दिन पहले से दिन और रात में कई बार बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उसके कुछ देर बाद भी 3 से 4 बार दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। समीर के मोबाइल नंबर की लोकेशन भी घटना स्थल के पास की मिली। अब पूरी तरह साफ हो चुका था कि राकेश रोहेला की हत्या में कहीं न कहीं समीर शामिल है। पुलिस को ये भी पता चल गया कि समीर मोहल्ला हाजीपुरा नाला पटरी में रहने वाले डॉक्टर जरीफ का बेटा है। समीर आया पुलिस की पकड़ में। थाना प्रभारी कालरा के पास अब समीर को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए तमाम सबूत थे। उन्होंने टीम के सदस्यों को उसका सुराग लगाने को कहा। आखिर एक कांस्टेबल की सूचना पर उन्होंने 17 अप्रैल को नाला पटरी के पास खेड़ी कर्म के रेस्तरां से उसे हिरासत में ले लिया। उस समय उसके साथ मृतक राकेश की बेटी काव्या के अलावा समीर का चचेरा भाई शादाब भी था। थाना प्रभारी ने समीर को थाने ले जाकर पूछताछ की तो उसे टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। समीर ने कबूल कर लिया है कि राकेश रोहेला की हत्या उसने ही अपने चचेरे भाई शादाब के साथ मिलकर की थी और हत्या करने के लिए काव्या ने ही उसे मजबूर किया था। समीर से पूछताछ के बाद हत्या की जो हैरतअंगेज कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। काव्या के समीर के साथ पिछले 3 सालों से दोस्ती थी। वे दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई के बाद काव्या कैराना स्थित एक कॉलेज से बीएससी करने लगी, जबकि समीर को उसके घर वालों ने एमबीबीएस की कोचिंग करने के लिए राजस्थान के कोटा में अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया। दरअसल समीर के पिता जरीफ बीएमएस डॉक्टर थे और शामली में अपना क्लिनिक चलाते थे। उनकी चाहत थी कि समीर बड़ा होकर डॉक्टर बने, इसीलिए उन्होंने डॉक्टरी की कोचिंग के लिए उसे कोटा भेज दिया था। उनके रिश्तेदार का बेटा भी समीर के साथ ही एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था। काव्या से शुरू हुई समीर की दोस्ती गुजरते वक्त के साथ प्यार में बदल गई थी। काव्या के प्रति समीर की चाहत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि एक दिन उसने अपने हाथ पर उसका नाम भी गुदवा लिया। काव्या को यह तो पता था कि समीर उस पर मरता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी दीवानगी में वह उसका नाम अपने हाथ पर भी गुदवा लेगा। इधर इंटरमीडिएट के बाद दोनों चोरी छिपे पढ़ाई के बहाने कभी घर में तो कभी घर के बाहर मिलते जुलते थे। धीरे धीरे यह बात राकेश के कानों तक जा पहुंची। राकेश की पत्नी कृष्णा के संबंध भी अपने पति से ठीक नहीं थे। दरअसल तेज तरार और चंचल स्वभाव वाली कृष्णा के चरित्र पर राकेश को पहले से ही शक था। राकेश को भनक थी कि कृष्णा उसके ड्यूटी जाने के बाद घर से बाहर अपने चाहने वालों से मिलती रहती है। राकेश को तो इस बात का भी शक था कि कृष्णा के चाहने वाले उससे मिलने के लिए घर में भी आते हैं। यही कारण था कि अक्सर राकेश और कृष्णा के बीच झगड़ा होता रहता था। अपनी इसी झल्लाहट में राकेश कृष्णा पर अक्सर हाथ भी छोड़ देता था। जब राकेश शराब पी लेता तो वह कृष्णा को न सिर्फ गालियां देता बल्कि मारपीट करने के दौरान यहाँ तक तनज कस देता कि उसे शक है कि उसकी तीनों औलाद असल में उसकी हैं या किसी और की। पिता का विरोध करने के लिए जब उसकी दोनों बेटियां वैशाली और वैष्णवी उर्फ काव्या कोशिश करती तो उन्हें भी राकेश की मार का शिकार होना पड़ता।
इस दौरान जब एक दिन राकेश को पता चला कि काव्या का चक्कर समीर नाम के एक मुस्लिम युवक से चल रहा है, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उसने पत्नी के साथ अब दोनों बेटियों पर भी लगाम कसनी शुरू कर दी। हालांकि समीर MBBS की तैयारी करने के लिए कोटा जरूर चला गया था, लेकिन वह हर हफ्ते चोरी छिपे अपने परिवार को बताए बिना शामली आता और काव्या से मिलकर चला जाता था। काव्या और समीर की दोस्ती और परवान चढ़ रहे प्यार की कहानी की खबर काव्या की मां कृष्णा और उसकी बड़ी बहन वैशाली को थी। इसकी जानकारी राकेश को जब मोहल्ले के कुछ लोगों से मिली तो उसने काव्या के साथ सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। राकेश थक गया था। लोगों के ताने सुनकर शक के आग में जल रहे राकेश के गुस्से में एक दिन उस समय घी पड़ गया जब वह अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। मोहल्ले के ही एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, राकेश भाई, आंखों पर ऐसी कौन सी पट्टी बांध रखी है? आपने जो दूसरे मजहब का एक लड़का सरेआम आपकी बेटी को लेकर घूमता है, आपके घर आता जाता है, लेकिन न तो आप उसे रोक रहे हैं और न ही आपकी धर्मपत्नी। अरे भाई, अगर कोई डर या कोई दूसरी वजह है तो हमें बताओ, हम रोक देंगे उस लड़के को। उस दिन कॉलोनी के व्यक्ति का ताना सुनकर राकेश के तन बदन में आग लग गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी अलग अलग लोगों ने दबी जुबान में इस बात की शिकायत की थी, लेकिन अब काव्या की शिकायतें खुलकर होने लगी। खुद राकेश ने भी एक दो बार समीर को अपने घर आते देखा था। राकेश ने पहले समीर को समझाकर कह दिया कि वे उसके घर न आया करे, क्योंकि काव्या से उसका मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं है। बाद में जब समझाने पर भी समीर नहीं माना तो उसने समीर को एक बार 2 से 3 थप्पड़ भी जड़ दिए, साथ ही धमकी भी दी कि अगर फिर कभी काव्या से मिलने की कोशिश की तो वे उसे पुलिस को सौंप देंगे। इसके बाद से समीर ने काव्या से मिलने में सावधानी बरतनी शुरू कर दी। अब या तो वह काव्या से सिर्फ उसके घर पर ही मिलता था या फिर दोनों शहर से बाहर कहीं दूर जाकर मिलते थे। राकेश के ड्यूटी पर निकल जाने के बाद घर में क्या क्या होता, ये खबर रखने के लिए राकेश ने अपने घर में CCTV कैमरे लगवा लिए। इन CCTV कैमरों का मॉनिटर उसने अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करवा लिया। इसी CCTV के जरिए वह राज खुल गया जिसका राकेश को शक था। उसने मॉनिटर पर को देखा कि किस तरह उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए उनके आशिक उसी के घर में आते हैं। पहले पत्नी उतरी विरोध पर पत्नी और बेटी के चरित्र के इस खुलासे के बाद राकेश का मन बेटियों और पत्नी के प्रति खटा हो गया। राकेश के लिए पत्नी और बेटियों के साथ मारपीट करना अब आए दिए की बात तो हो गई। रोज रोज की मारपीट और बंधनों से परेशान कृष्णा ने एक दिन अपनी दोनों बेटियों के सामने खींचते हुए बस यूं ही कह दिया कि जिंदा रहने से तो अच्छा है कि ये इंसान मर जाए। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब हमें इस आदमी से छुटकारा मिलेगा। बस उसी दिन काव्या के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई कि जब तक उसका पिता जिंदा है वह और उसकी मां बहनें आजादी की सांस नहीं ले सकती, नहीं अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हैं। काव्या के दिमाग में उसी दिन से उधेड़बुन चलने लगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि उसका पिता उनके रास्ते से हट जाए। अचानक उसकी सोच समीर पर आकर ठहर गई। उसे लगने लगा कि समीर उससे जिस कदर प्यार करता है बस एक वही है जो उसकी खातिर ये काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि समीर को भावनात्मक रूप से और लालच देकर इस काम के लिए तैयार किया जाए। इस बात का जिक्र काव्या ने अपनी मां से किया तो उसने भी हामी भर दी। बस फिर क्या था, काव्या मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन मौका मिल गया। समीर ने रोज रोज चोरी छिपे मिलने से परेशान होकर काव्या से कहा कि वह इस तरह मिलने जुलने से परेशान हो चुका है, क्यों न वे दोनों भाग जाएं और शादी कर लें। पिता को बताया जिल्लात काव्या ने कहा कि वे खुद से भाग कर नहीं बल्कि पूरे जमाने के सामने ही शादी करेगी, लेकिन इसके लिए एक समस्या है। काव्या ने समीर से कहा कि उसके पिता उनके प्रेम में बाधा बने हैं। उनके जीते जी कभी वे दोनों एक नहीं हो सकते। उनके मेलजोल के कारण ही पिता आए दिन पूरे परिवार के साथ मारपीट करते हैं। यदि वह उन्हें रास्ते से हटा दे तो वे उसके साथ शादी कर लेगी। काव्या ने समीर को ये भी लालच दिया है कि सहारनपुर में उनका एक 100 वर्ग गज का प्लॉट है। अगर वो उसके पिता की हत्या कर देगा तो वह प्लॉट वे उसके नाम कर देगी। काव्या, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ठीक है, वो तुम लोगों के साथ सख्ती करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनकी हत्या करने की बात सोचो। समीर बोला। समीर, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरा बाप इंसान नहीं है, जानवर है। जानवर? वो सिर्फ मुझे ही नहीं मेरी बहन और माँ को भी छोटी छोटी बात पर पीटता है।
काव्या ने समीर के सामने अपने पिता को ऐसे जल्लाद इंसान के रूप में पेश किया कि समीर को यकीन हो गया कि राकेश की हत्या के बाद ही काव्या और उसके घर वालों को चैन की सांस मिल सकेगी। लिहाजा उसने काव्या से वादा किया कि वे किसी भी तरह उसके पिता की हत्या करके रहेगा। काव्या ने एक और बात कही जिससे समीर का मनोबल और बढ़ गया। उसने समीर को बताया कि उसके पिता कमेटी डालने का धंधा भी करते हैं, जिसकी वजह से रोज उनके पास हजारों रुपए रहते हैं। काव्या ने उसे समझाया कि जब तुम उन्हें गोली मारो तो उनका बैग छीन कर भाग जाना, इससे लगेगा कि उनकी हत्या लूट के लिए हुई है। और हाँ, बैग में जो भी रकम हो वो तुम्हारी। इसके बाद समीर के सामने समस्या ये थी कि वह राकेश की हत्या करने के लिए हथियार कहाँ से लाए। लिहाजा उसने काव्या से सवाल किया, यार तुम्हारे बाप को तो मैं मार दूंगा, लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह तो है नहीं, फिर मारूंगा कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो। कैराना में हुए दंगों के वक्त पापा ने अपनी हिफाजत के लिए एक तमंचा खरीदा था, साथ में कुछ कारतूस भी हैं। मैं 1 से 2 दिन में तुम्हें ला कर दे दूंगी, उसी से गोली मार देना उनको। समीर न तो पेशेवर अपराधी था और न ही उसमें अपराध करने की हिम्मत थी, इसलिए उसने अपने चाचा अनीस के बड़े बेटे शादाब से बात की। वह समीर का ही हमउम्र था, दोनों की खूब पटती थी। जब समीर ने अपनी मोहब्बत की मजबूरी शादाब के सामने बयां की तो वह भी पशोपेश में पड़ गया। समीर ने शादाब को यह भी बता दिया था कि इस काम को करने के बाद उसे न सिर्फ उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, बल्कि सहारनपुर में 100 वर्ग गज का एक प्लॉट तथा वारदात के बाद कुछ नकदी भी मिलेगी, जिसमें से वे उसे भी बराबर का हिस्सा देगा। शादाब भी लड़कपन की उम्र से गुजर रहा था। लालच ने उसके मन में भी घर कर लिया, इसलिए उसने समीर से कह दिया, चल भाई, तेरी मोहब्बत के लिए मैं तेरा साथ दूंगा। वारदात से 3 दिन पहले किसी बात पर राकेश ने फिर से अपनी पत्नी कृष्णा और बेटी काव्या की पिटाई कर दी, जिसके बाद काव्या को लगा कि अब पिता को रास्ते से हटाने में देर नहीं करनी चाहिए। उसने अगली सुबह ही समीर को फोन कर उसे एक जगह मिलने के बुलाया और वहां उसे घर में रखा पिता का तमंचा और 2 कारतूस ले जाकर सौंप दिए। खेला मौत का खेल। उसी दिन उसने अपने पिता की हत्या के लिए 7 अप्रैल की तारीख भी मुकर्रर कर दी। काव्या ने समीर से साफ कह दिया कि अब वह उससे उसी दिन मिलेगी जब वह उसके पिता की हत्या को अंजाम दे देगा। मोहब्बत से मिलने की आस में समीर ने भी अब देर करना उचित नहीं समझा। 7 अप्रैल को जब राकेश अपनी ड्यूटी पर गया तो उस दिन सुबह से ही समीर काव्या से लगातार फोन पर संपर्क में रहा और दिन भर ये जानकारी लेता रहा कि उसके पिता दिल्ली से कब चलेंगे। काव्या वैसे तो अपने पिता को फोन नहीं करती थी, लेकिन उस दिन उसने दिन में 2 बार उन्हें किसी न किसी बहाने फोन किया। शाम को भी करीब 8:30 बजे काव्या ने पिता को फोन करके पूछा कि वे कहाँ हैं। राकेश ने बेटी को बताया कि वे ट्रेन में हैं। काव्या ने फोन करने की वजह छिपाने के लिए कहा कि इलेक्ट्रिक प्रेस का प्लग खराब हो गया है, जब वे घर आए तो बिजली वाले की दुकान से प्लग लेते आए। बस ये जानकारी मिलते ही काव्या ने समीर को फोन करके बता दिया है कि उसके पिता रोज की तरह 9, 9:15 बजे तक शामली स्टेशन पहुंच जाएंगे, जिसके बाद समीर भी शादाब को लेकर स्टेशन पहुंच गया। रात को करीब 9:30 बजे राकेश जब स्टेशन से बाहर आया तो समीर व शादाब उसका पीछा करने लगे। रास्ते में कई जगह ऐसा मौका आया कि एकांत पाकर वे राकेश पर गोली चलाने ही वाले थे कि अचानक किसी गाड़ी या राहगीर के आने पर वे राकेश को गोली न मार सके। इसी तरह पीछा करते करते दोनों राकेश के घर के करीब पहुंच गए। इस दौरान राकेश ने बिजली की दुकान से इलेक्ट्रिक प्रेस का प्लग खरीदा और फिर घर की तरफ चल दिया। समीर को लगा कि अगर वह अब भी राकेश का काम तमाम नहीं कर सका तो मौका हाथ से निकल जाएगा और काव्या कभी उसे नहीं मिल सकेगी। उसने तमंचा झट से शादाब के हाथ में थमा दिया और बोला, ले भाई, मार दे से गोली। सब कुछ अप्रत्याशित ढंग से हुआ। शादाब ने तमंचा हाथ में लिया और भागते हुए बराबर में पहुंचकर राकेश पर गोली चला दी। गोली मारने के बाद समीर और शादाब ने पलटकर ये भी नहीं देखा कि गोली राकेश को कहाँ लगी है और वो जिंदा है या मर गया। बस उन्हें डर था कि वो कहीं पकड़े न जाएं, इसलिए वे तुरंत घटनास्थल से भाग गए। समीर ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही काव्या को फोन करके सूचना दे दी कि उसने उसके पिता को गोली मार दी है। इसके बाद रात भर में काव्या और समीर के बीच कई बार बातचीत हुई। समीर को ये जानकर सुकून मिला कि गोली सही निशाने पर लगी और उसने राकेश का काम तमाम कर दिया है।
समीर ने तमंचा और बचा हुआ एक कारतूस उसी रात घर के पास नाले के किनारे एक झाड़ी में छिपा कर रख दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या के अभियोग के अलावा समीर और शादाब के खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मामला भी दर्ज कर लिया। एक गोली ने खत्म की लव स्टोरी। विस्तृत पूछताछ के बाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह कालरा ने समीर और शादाब के साथ काव्या को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। लिहाजा 3 दिन तक जांच और कुछ अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद थाना प्रभारी कालरा के निर्देश पर पुलिस टीम ने कृष्णा और वैशाली को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पुलिस पूछताछ में राकेश की हत्या की साजिश में शामिल होने का अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने 17 अप्रैल को दोनों को जेल भेज दिया। अनैतिक रिश्तों का विरोध करने वाले पति और पिता की हत्या की सुपारी देने वाली मां और बेटियां तो जेल में अपने किए की सजा भुगत ही रही हैं, लेकिन समीर ने प्रेम में अंधे होकर अपने डॉक्टर बनने के सपने को खुद ही तोड़ दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और एक बार आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब